और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। इसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। मैंने तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। कि नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। सर हमारी जान को खतरा है, सुरक्षा मिल जाती तो। हमने आपसे हमारी कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। तो की लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? क्योंकि पहला सरकार इंडिया दी सी, ते हुन भारत दी। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। अखंड भारत देश में डेक्कन प्रांत को इक्ष्वाकों से लेकर मौर्य, शातवाहन, विष्णुकुंडीन, वेमुलवाड़ के चालुक्य, काकतीय, रेचल्स, पद्मनायक आदि के राज करते समय लोग बिना कोई भेदभाव के संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, तमिल और हिंदी भाषाओं में स्वेच्छा से आपस में बात करते हुए जीते थे। उसके बाद बेईमानी सुल्तान ने इस जगह पर आक्रमण करके गुलबर्गा को अपनी राजधानी बना के पहली बार पर्शियन भाषा को अधिकार भाषा के रूप में प्रकट किया। उसके बाद सुल्तान कुतुबशाही और मुगलों ने इस प्रांत पर राज्य किया। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान पहला निजाम मीर खमरुद्दीन खान पर्शिया से आए और सूबेदार का कार्यभार संभाला। औरंगजेब और उनके बेटों की मृत्यु के बाद 1724 में उन्होंने खुद को राजा प्रकट करके औरंगाबाद को राजधानी बना के शासन किया। उसके बाद दूसरे निजाम मीर अली खान ने हैदराबाद को राजधानी में बदलकर प्रजा से अधिक कर वसूल करते हुए ब्रिटिश लोगों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। उसके बाद चौथे निजाम मीर फरकुद अली खान के शासन के दौरान निजाम ने अपनी सेना अंग्रेजों की सेना में मिला दी और प्रजा को गुलाम बना दिया। ये गुलामी का फंदा पांचवें निजाम अफजल उद्दौला की शासन तक चलते चलते और कसने लगा। तब इस अत्याचार के विरुद्ध रामजी गौंड ने आवाज उठाई और जल, जमीन, जंगल का नारा दिया और सब में क्रांति की आग। निजाम के अत्याचार को, निजाम के अत्याचार, इसे बर्दाश्त न करते हुए निजाम ने ब्रिटिश सेना से हाथ मिलाकर रामजी गौंड पर हमला करवाया। मुट्ठी भर अनाज के लिए लोगों ने मुट्ठियां भींची तो उन हजारों लोगों को एक ही पेड़ से लटकाकर फांसी पे चढ़ा दिया। तब से उस पेड़ को हजार फांसी पेड़ का नाम दिया गया। ये नरसंहार जलियांवाला बाग के सालों पहले हुआ था। इस घटना से लोग निजाम का नाम सुनते ही खौफ खाने लगे। बाद में छठवें निजाम महबूब अली खान के समय में लोग थोड़े निश्चिंत हो गए थे। सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हुए शांति से रहने लगे। हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। अनेक भवनों का निर्माण हुआ, अनेक तालाब और नहरें खोदी गई। उनकी मृत्यु के एक साल बाद मीर उस्मान अली खान ने आसफ जाही की उपाधि के रूप में गद्दी संभाली।
उसका मानना था कि अल्लाह ने उसे इस्लाम फैलाने के लिए ही पैदा किया है। 7वें निजाम के शासन के दौरान सारे मंदिर मस्जिदों में बदल दिए। सनातन धर्म में आग लग गई। పాలమూరు మహబూబ్ నగర్ గా, ఇందూరు నిజామాబాద్ గా, యలగందల కరీం నగర్ గా మారినాయి। इनके शासन में ही एक कट्टर इस्लामिक संगठन का गठन हुआ और बहादुर यार जंग की अगुवाई में तबलीगी फरमान लागू करके 12,000 गरीबों को जबरन मुसलमान बना दिया गया। बाद में कासिम रिजवी ने इस मजहबी आतंकवाद को जिहाद का नाम देकर कट्टरता की सारी सीमाएं लांघ दी। रजाकार उनकी सेना थी, क्रूरता उनका तरीका था, राक्षसत्व उनका आनंद था, निजाम उनका औजार था। हुजूर, आपसे मिलने के लिए कैम्बल जॉनसन आए हैं। भेजो। Please. Nice. Lord Mountbatten asked me to inform you in advance that in the upcoming days, the Indian independence is imminent. If you come to Delhi, he said that he would help you in talks with India. Are you agree with that? दिल्ली जाना हमारे वकार के खिलाफ है। हमें किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है। आपके जाने के बाद हमारी रियासत एक आजाद इस्लामिक मुल्क बनेगा, तुर्किस्तान, जिस पर असफजाही की नस्लें हुकूमत करेंगी। स्वाधीनता की बेड़ी पर लाखों बलिदानों के बाद भारत को आजादी मिली थी और देश की जनता तिरंगा फहरा रही थी। लेकिन हैदराबाद संस्थान में तो 1946 में ही वरंगल किले में रहस्यपूर्वक हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाले बत्तीना मुगलिया गौड़ को रजाकार के गिरोह ने सिर काटकर वरंगल की गलियों में उसके खून को छिड़काया था। अभी भी यहाँ वंदे मातरम की आवाज निजाम के बूटों के नीचे कुचली जा रही है। आज भी यहाँ तिरंगा झंडा आग में जलाया जा रहा है। ब्रिटिश एम्पायर, जिसकी हुकूमत में सूर्य अस्त नहीं होता है, हमने उसे पश्चिम में अस्त कर दिया। लेकिन धर्म के नाम पर अखंड भारत को दो टुकड़ों में टूटते हुए देख रहे हैं। और अगर हम इसी तरह से मजहबी अत्याचारों को नजरअंदाज करते रहे तो यह देश 565 टुकड़ों में टूट सकता है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। पटेल जी, नवाब मीर उस्मान अली खान तो पहले ही हैदराबाद को आजाद इस्लामिक रियासत घोषित कर चुके हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो भारत से अलग होकर पाकिस्तान हमारे लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। भारत में 88% हिंदू हैं और अगर यहाँ एक और आजाद इस्लामिक मुल्क बन गया तो ये हिंदू और हिंदुस्तान के लिए खतरा है। और रियासतों की तरह हैदराबाद को भी हमें जल्द से जल्द विलय करना पड़ेगा। फतेह जंग नवाब मीर उस्मान अली खान साहब असफजाही सुल्तान का परचम बुलंद रहे। आपने बुलाया हुजूर? सरदार पटेल ने खत भेजा है, लिखा है अगर हमने हैदराबाद को हिंदुस्तान में नहीं मिलाया तो अंजाम के जिम्मेदार हम होंगे। ये कल का पैदा हुआ मुल्क हमें आंखें दिखाएगा। उन्हें जिनकी पीढ़ियां 224 सालों से हुकूमत कर रही हैं, जंग लड़ने की धमकी दे रहा है। उनकी इतनी औकात नहीं है हुजूर। पहले वो अपना मुल्क तो संभाल लें, तब तक तो हम हैदराबाद को तुर्किस्तान बना ही सकते हैं इंशाअल्लाह। क्या हमारी रियाया तैयार है? नहीं हुजूर, उनके अंदर से आपका खौफ कम हो गया है। जगह जगह आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि अय्याश बूढ़ा जो 100 बीवियां रखता है उनकी इजाजत के बिना पेशाब तक करने को नहीं जाता है, उसे हम अपना निजाम कैसे मान सकते हैं? गुस्ताखी माफ हो हुजूर। इतनी हिम्मत कहां से आई इन काफिरों में? इनको भड़काने वाले लोग आ गए हैं ना हुजूर। इंडियन ज्वाइंट मिशन, रामानंद तीर्थ के लोग जगह जगह इनके घरों में जा जाकर इन्हें भड़काते हैं और इन्हें कहते हैं कि हिंदुस्तान इनका मादिर वतन है और हम इनके दुश्मन। वो कहते हैं कि इनका तुर्किस्तान पाकिस्तान से भी बदतर होगा। अगर आप अब भी इसी तरह चुप रहे तो असफ जाही की महान नस्लों की हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। हमने 2 सदियों से ऊपर इन पर हुकूमत की है, इनका ख्याल रखा, फिर भी ये हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी खिलाफत करते हैं। खुलेआम इन बागियों को फांसी दो, इस्लाम फैलाओ, हर गली में मस्जिद तामीर करो, हर घर को इस्लामी रंग में रंग दो। हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मराठी जैसी जुबानों को तालीमी इदारे से बाहर फेंको, उनके माला मंत्र सब तोड़ डालो। अरबी उर्दू पढ़ा, नाराए तकबीर का परचम ऐसा बुलंद करो कि रूह कांप जाए इन काफिरों की, तब समझ में आएगा। हमारे निजाम खुदा के बंदे हैं। हमारी जुबान उर्दू सिखाने के बजाय तू इन्हें अपनी जुबान सिखा रहा है। रियासत के साथ गद्दारी। हमारी जुबान क्या है और तू क्या सिखा रहा है? उर्दू। लिखो ये सिखाना चाहिए था। तू क्या सिखा रहा है? यहाँ सब उर्दू ही पढ़ेंगे। दफन करो मराठी को, मराठी की समाधि होनी चाहिए। खत्म करो इन बच्चों को। इस धरती पे छा गया है काला पंजा। अक्षर लिखते हुए हंसते थे बच्चे, यहाँ राक्षसों के हाथों में जाते बैठे। भाषा दिल बनता है, संस्कृति नष्ट हुई है। कलयुग का पंचल ये प्रलय
Although Hindustan annexed all the states, our insistence on Lord Mountbatten's initiatives led to a standstill agreement for a year. This agreement shall remain in force from today till 29th November 1948. 1 year time. टाइम दिया है या ले लिया? आला हजरत सलाम कबूल कीजिए। माफ कीजिएगा हुजूर, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है हम पर। जब से पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बना है, उन पर कश्मीर समेत कई और मसलात हावी हैं, और इसीलिए ये एग्रीमेंट का चूरन हमें पकड़ाया जा रहा है। Indian Independence Draft Act 7. According to the decree, all domestic institutions should be merged in Hindustan. लेकिन आपके ब्रिटिश कानून के मुताबिक तो हम पाकिस्तान में भी मर्ज हो सकते हैं। निजाम साहब नहीं चाहते कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जाएं। इसलिए हैदराबाद तयशुदा तारीख से पहले तुर्किस्तान बनना चाहिए। It is not that easy. If you want an independent state, you need port. You should have membership in the Commonwealth. The majority of people of this state should want this monarchy. यहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, सब हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। हाँ तो तादाद बढ़ाते, बाहरी मुल्कों से मुसलमान भाइयों को ले आते हैं, तबलीगी फरमान के तहत मजहब बदलवा लेते हैं। यहाँ पर कोई भी हलचल अगर होती है तो द यूनियन ऑफ इंडिया को खबर हो जाती है, समझ लो। तो क्या कर लेंगे? जंग के लिए आएंगे? इंशाअल्लाह आए, उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे हम। लेकिन हमारे पास नए हथियार भी नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान के पास है? जब तक वो कश्मीर के झगड़े में उलझे हुए हैं, हमें हथियारों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। असफ जाही सल्तनत के पास क्या नहीं है? पूरी दुनिया में हैदराबाद अपनी शानदार हुकूमत और इंतजामात के लिए जाना जाता है। हुजूर, इस शान को बरकरार रखने के लिए उनकी करेंसी भी यहाँ बंद होनी चाहिए। उनकी सेना हमारी सरहद भी न पार कर पाए। रिजवी साहब, रिजवी ने कहा एक एक लफ्ज सही है। हमें किसी के सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। एड्रेस हथियारों के लिए अपने आदमी चेकोस्लोवाकिया और लंदन भेजो। सिडनी कॉटन ब्रिटिश पायलट है, उस पर कोई शक नहीं करेगा। उसकी मदद से वारंगल के मामनूर एयरपोर्ट पर हथियार मंगवाए जा सकते हैं। हाँ जी हुजूर। हुजूर, पाकिस्तान इस वक्त माली तौर पर काफी तंगी से गुजर रहा है। अगर हम उसकी मदद करें तो वो भी हमें हथियार दे सकता है। अगर जंग हुई तो वो हमारा साथ भी देंगे। उन्हें फौरन 20 करोड़ रुपए भिजवा दी जाए। नवाज, नए मुल्क की तामीर में जो जो जमीनी सरहदी जरूरतें हों उनका इंतजाम करो। बंदरगाह के लिए पुर्तगालियों से गोवा खरीद लो। जी हुजूर। माउंटेन माउंटबेटन की मदद से कॉमनवेल्थ के मेंबरों में हमें शामिल कराने की बात करो। ओके निजाम साहिब। निजाम साहब, मैंने आपसे बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहता हूँ। प्लीज अगर इजाजत हो तो। जी जी हुजूर। अल्लाह हाफिज छत्तारी साहब। हुजूर, अगर आप चाहें तो पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशंस को जाने वाले लायक अली को अपना वजीर आजम बना सकते हैं। दुनियावी तौर पर हमारी मुहिम और भी मजबूत हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। भागो भागो, जल्दी जल्दी भाग। चलो चलो, बंदूक सीधा रख। सबको घूम के आना है वापस। चलो, गोली मार साले को, मार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। आओ। हमारा ख्वाब दुनिया के हर परचम पर चांद तारे नमूदार करना है। फौज मेरे हाथ में है और ताकत आपके पास, और अब हैदराबाद पे हमारा इख्तियार है। वैसे हमारी रियासत ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं पाकिस्तान को। आपके दोस्त जिन्ना क्या देने वाले हैं हमें इसके बदले में? हमें पाकिस्तान से पूरी मदद मिलेगी। कश्मीर मसले का हल होते ही
सारी पाकिस्तानी फौज यहाँ आ जाएगी। वैसे हमारी फौज के क्या हालात हैं? दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों से कई सारे मुस्लिम हमारी मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमने अब तक 10,000 से ज्यादा गरीब हिंदुओं को मुसलमान बनाकर फौज में भर्ती किया है। और जिन इलाकों में हिंदुओं की तादाद कम है उन्हें भी डराकर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो निजाम का ख्वाब और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और हैदराबाद तुर्किस्तान बन जाएगा इंशाअल्लाह। మున్షీ జీ, నిజాం ప్రభుత్వం మనం మర్యాదపూర్వకంగా ఇచ్చిన గడువును దుర్వినియోగం చేస్తోంది. నిజాం దృష్టంతా మతాధిపత్యం, ధర్మ విరుద్ధంగా వ్యవహరించడం మీదే ఉంది. నిజాం నిరంకుశత్వానికి రజ్వీ అరాచకత్వంతో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా లాయకలి ఉన్మాదం కూడా తోడైంది. 224 ఏళ్ల నిజాం ఉక్కు సంఖ్యల నుంచి హైదరాబాద్కి విముక్తి కలిగించాలంటే మీలాంటి వాళ్ళ అనుభవం చాలా అవసరం. మీరు భారత ఏజెంట్ జనరల్ గా హైదరాబాద్కి వెళ్తే బాగుంటుంది. మనం 3 నెలల్లోగా హైదరాబాద్ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలి. बस बस आगे आगे ये बस सामने रखो मेरी बच्ची। बस बस थोड़ा सब क्या बोल रही हो तुम यदम्मा? नर्स का जमींदार के पास सांप के कान है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, फिर भी अगर उसने सुन लिया और मुझ पर कोई कर लाद दिया तो मैं कहाँ से चुकाऊंगी, कहाँ से चुकाऊंगी? मेरे पास अब कुछ नहीं है। लड़की हुई है। ये क्या कर रही हो? उस निजाम की आड़ में कहीं वो रजाकार इसे बर्बाद न कर दे। मैं इसे ऐसी जगह भेज रही हूँ जहाँ कोई जमींदार इसे अपनी जायदाद समझ के निचोड़ ना सके, जहाँ कोई पट्टेदार रजाकार इसका बलात्कार ना कर सके, इसे अपवित्र करके इसे नाले में ना फेंक दे, इसे नोच के खा न जाए। वहाँ भेज रही हूँ इसे। ये पाप है माँ जी, ये मेरी पहली औलाद है। कैसा पाप? हाँ कैसा पाप? इसे उन भेड़ियों के सामने तुम छोड़ दोगी और कल को वो बच्चे को फाड़ खाएंगे, क्या ये पाप नहीं होगा? क्या सबका भाग्य एक जैसा होता है यादम्मा? यहाँ सबका भाग्य एक ही है, कुछ भी नहीं बदलता। हमारा भाग्य बदलेगा, मेरी इच्छा कब की मर चुकी है। मेरी दादी को लगता था मेरी माँ का भाग्य बदलेगा, मेरी माँ को लगता था मेरा भाग्य बदलेगा, और मैंने सोचा था मैं इसका भाग्य बदलूंगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। मैं इस बच्ची को इन जानवरों के बीच नहीं रखना चाहती, इसे डर डर के जीनी पड़े ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं इसी वक्त इसे मार डालूंगी। मैं इसे इस अपमान से मुक्त करना चाहती हूँ। लगता है तुम्हारी बहू को बच्चा हुआ है। ये बताओ, लड़के का महसूल अदा करोगी या फिर लड़की का? लड़की पैदा हुई थी लेकिन मर गई। ऐसा क्या? तो लड़की वाला कर चुका दो और उसकी मैयत का भी।
ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నప్పటికీ ఎదురు తిరగాలన్న ధైర్యం ఒక్కరికి రాలేదా? వచ్చింది పటేల్జీ. ప్రపంచ చరిత్రలో ప్రజలే ఆయుధాలై పోరాటం చేస్తున్నది కేవలం హైదరాబాద్ సంస్థానంలోనే. బానిసలుగా బ్రతకలేక బాకుల్లా మారి తిరగబడుతున్నారు. కమ్యూనిస్టులు సాయుధ పోరాటం చేస్తున్నారు. ఆర్య సమాజ్, స్టేట్ కాంగ్రెస్, ఆంధ్ర మహాసభలని ప్రజలను ఏకం చేస్తున్నారు. వందే మాత్రం, గ్రంథాలయ ఉద్యమాలు, రైతు కూలీ ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. ఎందరో కవులు, కళాకారులు వారి కళల ద్వారా ప్రజల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నారు. బడికెళ్లాల్సిన పసిపిల్లల కాడ్నుంచి కాటికి కాళ్లు చాపిన పండు ముసలాళ్ల వరకు ఆడా మగా తేడా లేకుండా నిజాం రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. हाथ में है तेरी तेज तेज हंसियां, हाथ में है तेरी तेज तेज हंसियां, साथिया फसल काटने आऊंगी, साथिया फसल काटने आऊंगी, चांदनी की अरे ओ एलम्मा, ये काम खत्म हो जाए तो धान जमींदार क्या भेज देना। अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल मैं जमींदार को क्यों दूं? खेत जमींदार का है तो फसल भी उसी की हुई ना। ये उत्तम राजू का खेत है, बटाई पर लेकर इस पर फसल उगाई है, और अब ये जमींदार की कैसे हो गई? इस इलाके में जितने भी खेत है सब जमींदार के हैं। अगर तू ज्यादा बड़बड़ करेगी ना तो इज्जत और जान दोनों जाएगी तेरी। अच्छा, तू मुझे डरा रहा है? अपनी फसल का एक दाना नहीं दूंगी, तुझे जो करना है कर ले। रंडी साली हरामजादी, तू हमारे सामने आवाज ऊंची करेगी? तेरी तो रंडी बोलता है हरामजादे। उधर देखो, जमींदार आ रहा है। सरकार, नमस्ते। साली, मेरी इतनी हिम्मत, मेरे खिलाफ बोलेगी तू? हाँ, मार डालो। पटेल जी, नरसिम्हा रेड्डी, मत भूलो कि हम दोनों एक हैं। सही कहा, यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक ही हैं, लेकिन तुम नहीं हो, समझे? तुम निजाम की वो कठपुतली हो जो उसी के इशारे पे नाचते हो। नरसिम्हा रेड्डी, हम जमींदार हैं। जमींदार का मतलब लोगों की मेहनत की कमाई से अपनी कोठियां भरना नहीं होता, बल्कि उनका सहारा बनना होता है। दिन रात शराब के नशे में नई नई लड़कियां खोजते हो, गरीबों और औरतों की पीठ पे कोड़े मारते हो और खुद को जमींदार कहते हो। जमींदार का मतलब लोगों के साथ रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना होता है, लेकिन तुम्हारे गले में तो निजाम का पट्टा पड़ा है। एलम्मा के लिए मैं 60 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। एलम्मा के अनाज को अगर तुमने हाथ भी लगाया
तो तेरे हाथ काट डालूंगा। ये बाहरी आपकी हमारे गांव के मामले में दखल देगा। अगर इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जा। लम्मा, जहां मन करे वहां बेचो अपना अनाज। पटेल जी, सारी बोरियां लाद दो बैलगाड़ी पे। तुम लोगों का डर ही इसकी ताकत है। राजा रेड्डी, उठाओ बोरी। This video is downloaded from HD Hub for you. नरसिम्हा रेड्डी, राजा रेड्डी, तुम दोनों को हिरासत में लेते हैं। आखिर क्यों? एक गरीब किसान की मदद करने के जुर्म में? नहीं, जमींदार का अनाज हड़पने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं साहब, ये उत्तम राजू का खेत है। मैंने उससे बटाई पर लिया था, सारा पैसा भी चुका दिया है। ये मेरा खेत है। बहुत पहले ही उत्तम राजू ने मुझे बेच दिया था। कागजात भी मेरे पास हैं। ये खेत जब तपती धूप में हल चलाना था तो एलम्मा का था, बीज बोना था तो एलम्मा का था, रात भर जाग के सिंचाई की, रखवाली की, तब भी एलम्मा के ही नाम था। अब जब फसल पक के हाथ में आई तो नाम बदल गया, खेत जमींदार का हो गया। ये अन्याय है। जहाँ के निजाम ने मजहब का चश्मा लगा के आके मूंद लियो, वहाँ तुम न्याय की उम्मीद करते हो? देखो नरसिम्हा रेड्डी, न्याय और अन्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पटेल साहब को छोड़ दीजिए। आप चाहो तो पूरा धान ले जाइए। चिंता मत करो तुम, ये फर्जी कागज दिखा के गिरफ्तार कर रहे हैं। कितने दिन अंदर रख पाएंगे मुझे? रामचंद्र रेड्डी, मुझे पता है बाहर कैसे निकलना है और बाहर आके क्या करना है वो भी पता है। खबरदार, ले जाओ इसे। साहब, नहीं साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। ले जाओ। साहब, उन्हें छोड़ दीजिए। साहब, पटेल जी, चार लोग तेरे पीछे खड़े हो गए तो तू अपने आप को लीडर समझने लगा। लोगों को अपने पीछे रख के कोई नेता नहीं बनता रिजवी, लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने वाला ही नेता होता है। अगर उनके नेता को भी मार दिया जाए तो? साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए साहब। सुनो लम्मा, जमींदार, पट्टेदार, जागीरदार, ठेकेदार और पुट्ठेदार, ये सब निजाम साहब के वफादार हैं, समझी? तुम उनके खिलाफ जाओगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे।
यहाँ परेशानी है ये सुना तो रातों रात 60 मील चलकर आ गया है ये नरसिम्हा रेड्डी। इसके कानों में पत्थर डालो। जिनको लगता है कि नरसिम्हा रेड्डी उनके साथ है और वो फसल काट लेंगे, उनको पता चलना चाहिए कि इन रजाकारों से बगावत करोगे तो क्या अंजाम होगा। जला दो इन सबको। वो जानते हैं नेताओं के आगे आने से आंदोलन और मजबूत हो जाएगा, इसीलिए वो नेताओं को मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल पटेल जी, आशफ जाही के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा या जो भी उनकी सरकार से सवाल करेगा उसे या तो कैद मिलेगी या मौत। ऐसा उसने जनता में खौफ फैला रखा है। मराठवाड़ा में लोगों का सहारा बन रहे पटेल भीमराव की गर्दन रेत कर उन्हें आधे जीवित अवस्था में ही जलाकर मार दिया गया। और यह आज से नहीं है, 1857 क्रांति में निजाम के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे तुर्रेबाज खान को पहले मारा गया, फिर उसे घोड़े के पीछे बांधकर 100 किलोमीटर तक घसीटा गया था। ऐसे घिनौने अत्याचार कईयों के साथ हुए हैं। बहुत सारे नेताओं को जेल में रखकर तरह तरह से यातनाएं दी जा रही, करों का बोझ लादकर गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं। जब लोग परकटे परिंदों की तरह असहाय हो गए और थर थर कांपने लगे तब उन पर तबलीगी फरमान लागू किया गया। ये जमीन हमारी है, ये बादशाहत हमारी है। यहाँ सिर्फ हमारे मजहब को मानने वाले ही रहेंगे। अगर हिंदू इस्लाम कबूल करता है तो रज़ाकार बनेगा, डरता है या बगावत करता है तो वहीं के वहीं मार दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू क्यों बेटा, भूख लगी है? दूध पिएगी? चला जा, ये लो इसे दूध पिला दो। इधर आ, बुलाओ सबको, बुलाओ सबको बाहर, बाहर बुलाओ सबको। सरकार, अब हमसे क्या गलती हो गई सरकार? तू हिंदू पैदा हुआ, यही तेरी गलती है। इस्लाम कबूल कर ले, जिंदगी जन्नत हो जाएगी।